Student, welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 8th class, Chapter 7th, External Forces Responsible for Change का second part. डिपोजिशन, निरपेक्षण कार्य. तो जब नदी पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मंद ढाल होने से उसकी प्रवाह गति मंद पड़ जाती है. इसके साथ उसका भार शक्तियों में कमी आ जाती है. इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भार का जो कुछ अंश होता है वो निचले भागों में जमा होने लगता है. तो इस क्रिया को अपन बोलते हैं निरपेक्षण क्रिया. एलोविलर फेंस, इसमें क्या आता है, एलोविरा फेंस मीन्स होता है जलोढ़ पंख, है ना. ये किस टाइप का होता है, पिक नंबर 18 में दिया हुआ है इसका पिक. इसमें देखिए आप, नदी जो ढाल पर्वतीय भाग में जैसे ही समतल मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसका वेग घटने से उसकी भार वहन क्षमता मंद हो जाती है, कम पड़ जाती है. तो इससे क्या होता है, भारी जो पदार्थ पर्वतीय भागों में अर्धवृत्ताकार पंख के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसे जड़ोल पंख कहते हैं. इस टाइप से इसमें पिक दी है ना, इस टाइप से ये जमा हो जाते हैं. ऑक्सबोल लेक, गोरुल झील. गोरुल झील पिक नंबर 19 में देखिए, जब नदी खुले समतल मैदान में बहती है तो उसके प्रभाव का वेग बहुत ही क्या हो जाता है, मंद हो जाता है. जरा सी रुकावट से प्रभाव इधर उधर मुड़ जाता है, तो ये नदी के मार्ग में अत्यंत घुमावदार हो जाता है. तो इन घुमावों को विसर्प कहते हैं और विसर्पों के निचले किनारों के निरपेक्ष तथा ऊंचे किनारों के कटाव होने से इसका आकार अंग्रेजी का जो अक्षर होता है एस की भांति दिखाई देता है. तो ये पिक में देखिए आप, इस टाइप से दिखाई देगा. तो ये जो धारा विसर्प को छोड़कर सीधे सामने वाले भाग में मिल जाती है. ऐसी स्थिति में छूटा हुआ जो जल का भाग होता है तो इस झील के रूप में रह जाता है. तो इसका आकार गाय के खुर, मतलब गाय का खुर देखा है ना आपने, उसका पैर जो रहता है ना, खुर, उसकी तरह दिखाई देता है. तो इसे गोखुर झील कहते हैं. नेचुरल लीव एंड फ्लड प्लेन. तटबंधन और बाढ़ का मैदान. इसमें क्या होता है कि मैदानी भाग में नदी के दोनों किनारों पर बने लंबे टीलों का प्राकृतिक तटबंध कहते हैं. कई बार नदियों का बाढ़ आने पर जल तटबंधों के ऊपर से निकलकर दूर दूर तक फैला जाता है. तो ये ठहरा हुआ जल अपने साथ लाए महीन जो कण होते हैं ना, बारीक विस्तृत भाग में जमा कर देता है. जब बाढ़ का पानी ऊपर जाता है तब मिट्टी की परतें चारों ओर जमा हो जाती हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं. तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसी से बना हुआ है. डेल्टा. डेल्टा क्या होता है, जब नदी के निचले भाग में किसी झील या समुद्र से मिलती है तो इसका वेग बहुत ही मंद हो जाता है ना. जैसे ही जल प्रवाह रुक सा गया हो तो ऐसी अवस्था में नदी अपने समस्त महीन जो कर्ण वाले होते हैं ना, जिसमें पिक नंबर 20 में देखिए, इसमें डेल्टा का पिक दिया हुआ है, भार मुहानों पर बिछा देती है. तो नदी की जो धारा होती है अनेक उपधाराओं में विभक्त हो जाती है. इस प्रकार बनी त्रिभुजाकार आकृति को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं. तो डेल्टा कई आकार वाले होते हैं, जैसे पंखाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, चंपाकार डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा विश्व विख्यात है. एस्चुअरली, ज्वार नद मुख. समुद्र से गिरने वाली कुछ नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती. ऐसी नदियों का मुहान समुद्र की ओर क्रमशः चौड़ा हो जाता है. तो ऐसे मुहान पर ज्वार भाटा और समुद्री धारा यहाँ के सारे अवसादों के गहरे समुद्र में बहा ले जाती है. तो अधिकांश मुहान का भूभाग क्या होता है, नीचा होता है. तो ऐसी स्थल कृति पर ज्वार नद मुख या एस्चुअरी कहते हैं. तो भारत की जो नर्मदा नदी तथा तृप्ति नदी है उसमें मुहान पर एस्चुअरी ज्वार नदमुख बहती है. फंक्शन ऑफ ग्लेशियर, हिमानी के कार. टाइप ऑफ ग्लेशियर इज ए रिवर ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ए ग्लेशियर.
हिमानी के कार्य। तो हिमानी के कार्य क्या है? जिन प्रदेशों में तापमान सदैव हिमांक के नीचे रहता है वह वर्षा हिम के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। ऐसे प्रदेश हिमाक्ष आदि प्रदेश कहलाते हैं। वहाँ सदैव क्या होता है? हिम की परत जमी होती है, बर्फ की परतें जमी होती हैं। तो हिम क्षेत्रों की स्थिति में सदैव हिम रेखा के ऊपर होती है। तो हिम रेखा की ऐसी रेखा जिसे ऊपर हिम का स्थायी क्षेत्र पाया जाता है, हिम रेखा की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक स्थान पर नहीं रहती। इसमें क्या होता है? ध्रुवीय प्रदेशों में हिम रेखा समुद्र की सतह से पास पाई जाती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वह अधिकांश क्या होता है? ऊंचाई पर रहती है। टाइप ऑफ गैलसियर, इसमें क्या आएगा? इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, महाद्वीपीय हिमानियाँ, और सेकंड है बेली ग्लेशियर, घाटी हिमानियाँ। तो क्या है? इसमें घिसती हुई जो हिम राशियों को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर हिमानियों को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो महाद्वीपीय हिमानियाँ कैसी होती हैं? तो जो बड़े क्षेत्र होते हैं महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। ऐसी स्थितियों में जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। और घाटी हिमानी क्या होती हैं? जो ऊंचे पर्वत भागों में हिम राशि किसी घाटी से खिसकने लगती हैं। तो ऐसी हिमानियों को घाटी हिमानियाँ, पर्वतीय हिमानियाँ कहते हैं। लैंड फॉर्म मेड बाय ग्लेशियर, हिमानी द्वारा निर्मित स्थल कृतियाँ। तो इसमें क्या होता है? बहते हुए जल और भूमिगत जल की तरह हिमानी भी अपर्दन, परिवहन और निरपेक्षण का कार्य संपन्न करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन वर्क, परिवहन कार्य। तो परिवहन कार्य में क्या आता है? जो हिमानी बहुत ही मंद गति से खसकती हैं, वह अपने एक छोटे छोटे शिलाखंड, कंकड़, पत्थर, रेत और मिट्टी को घसीटती ले जाती हैं। तो इन पदार्थों को हिमानी का भार कहते हैं। डिपोजिशन वर्क, निरपेक्षण कार्य। इसमें निरपेक्षण कार्य में क्या होता है? जब हिमानी पिघलती है तो अथवा पिघलकर पीछे हट जाती है, तब वह अपने साथ लाए गए पदार्थ को घाटी के विभिन्न भागों में जमा कर देती है। तो इस प्रकार के जो निरपेक्षित पदार्थों को हिमोड़ कहते हैं। तो घाटी की जो स्थिति के आधार पर हिमोड़ को क्या कराया अपन ने? 4 भागों में 4 प्रकार के होते हैं इसके। फर्स्ट है मोरेन्स, अंत स्थित हिमोड़। तो जब हिमानी पिघलती है तब मालवा घाटी हिमानी के अंत छोर में जमा हो जाती है और कटक जैसी स्थल कृतियाँ बन जाती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? मोरेन्स कहते हैं। इसमें मिट्टी से लेकर नुकीले और गोल शिलाखंड भी होते हैं। इसमें पिक नंबर 22 में दिया हुआ है, इस टाइप से रहते हैं। सेकंड, लेटरल मोरेन्स, पार्श्व हिमोड़। इसमें हिमानी के दोनों किनारों पर हिमोड़ जमा होता है। मेडियल मोरेन्स, मध्यस्थ हिमोड़। इसमें होता है जब 2 हिमानियाँ होती हैं, विभिन्न दशाओं के आकार में मिल जाती हैं, तो प्रत्येक हिमानी का एक एक जो हिमोड़ आपस में मिल जाता है। इस प्रकार मिलन स्थल पर बने हिमोड़ को मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। टर्मिनल मोरेन्स, ये निरपेक्षित पदार्थ होते हैं जो उन क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं जो कभी नहीं हिमानियों से ढके रहते। तो ये तभी दिखाई पड़ते हैं जब हिमानियाँ पिघलकर जल के रूप में बहती हैं। द फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के कार्य। रेन वाटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ लैंड एंड सम ऑफ इट डिपॉजिट ऑन द माउंटेन पिक इन द फॉर्म ऑफ आइस। भूमिगत जल के कार्य में जब धरातल पर बरसने वाला जो जल होता है, कुछ अंश पर्वत शिखर पर बर्फ के रूप में जम जाता है। वह कुछ वायुमंडल में बाष्प बनकर उड़ जाता है और कुछ नदी नालों में बहकर समुद्र में चला जाता है और कुछ जल रिसकर क्या होता है? भूमि के अंदर चला जाता है। तो जो भूमि में एकत्रित होकर बहने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। नदियाँ, झीलें और समुद्र का जो कुछ भी जल भूमि के अंदर रिसकर पहुँच जाता है
है तो जो भूमि में एकत्रित होता है वह सर्वत्र एक समान नहीं होता, क्योंकि भूमिगत जल का मुख्य कार्य क्या होता है, धरातल के भूगर्भ में संपन्न होता है। तो कुछ अंश में धरातल के ऊपर की जो स्थल कृतियों के ऊपर जो भूमिगत जल प्रकट होता है, जैसे जल स्रोत होता है, जैसे झरना होता है, पाताल तोड़ होता है, कुएं होते हैं, गीजर, ऐसी स्थल कृतियाँ होती हैं। इसमें पिक दिया है 23 में। इसमें देखिए पाताल तोड़ कुआं जो इस टाइप से होता है, और पिक नंबर 24 होता है, इसमें गीजर होता है। तो ये इस टाइप से इसकी पिक होती है। तो भूमिगत जल भी जल संतुलन का एक कारक है। इसमें अपर्दन, परिवहन और निरपेक्षण का कार्य, उसके अनेक स्थल कृतियों का निर्माण होता है। तो भूमिगत जो जल होता है अपना कार्य विशेष रूप से चूना प्रदेश में संपन्न करता है। जो चूना प्रदेश में निर्मित स्थल कृतियों को कास्ट स्थल कृतियाँ कहते हैं। तो चूने का जो पत्थर एक ऐसी चट्टान है जो वर्षा के जल से शीघ्रता से घुल जाती है, क्योंकि इसमें जो कार्बन ऑक्साइड मिली हुई रहती है। तो वर्षा का जल ऊपरी धरातल से चूने की जो चट्टानों से होकर भूमि के नीचे धरातलों में बहने लगता है। तो जिन चट्टानों का धरातलीय जल भूमि में प्रवेश कर कर बहता है तो वह चट्टानें अपर्दन का कार्य संपन्न करती हैं। और भूमिगत जल द्वारा अपर्दन को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें आता है धरातल के ऊपर वाला और धरातल के नीचे वाला। इसके बाद आता है सिंक होल्स। तो ये होता है घोल रंध्र जो जल में घुलकर क्रियाओं के कारण चूने की जो चट्टानों में बनी दरारें बड़ी होने के कारण घोल रंध्र के रूप में रूप धारण कर लेती हैं। तो भारत में जो मेघालय प्रदेश हैं, ऐसे अनेक घोल रंध्रों के कारण सड़कों और रेल मार्ग बनने में कठिनाई आती है। और नेक्स्ट है कार्बन्स। कार्बन्स में क्या होता है कि ये जो कंधारें होती हैं जो घुल जाती हैं धरातल के नीचे, गुफाएं कंधारें कहलाती हैं। ऐसी कंधाराएं बस्तर जिले और हिमालय में पाई जाती हैं। इसके बाद है डिपोजिशन, निरपेक्षण। इसमें क्या होता है कंधारों में जो निरपेक्षण से निर्मित स्थल कृतियाँ आकाशीय स्तंभ तथा सेटेलेग्माइज पातालीय स्तंभ कहलाते हैं। ये पिक नंबर 25 में देखिए, इस टाइप से इसका पिक रहता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।